थे, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की जो चुनावी हलचल होती है वो आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ हम विश्लेषण भी करते हैं कि चुनाव किन किन बिंदुओं पर केंद्रित है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो किस तरह से चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सुर्खियां। गुजरात में प्रधानमंत्री का 2 दिन का प्रचार अभियान, बनासकांठा और साबरकांठा में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा चुनाव के पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त और दूसरे में हुआ ध्वस्त। पीएम ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगी भाजपा। भाजपा नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में किया प्रचार। फेक वीडियो पर विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रचार कर मांगे वोट। कहा डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में प्रचार के दौरान भाजपा पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए मांगे वोट। आरजेडी नेता मीसा भारती ने महागठबंधन के लिए अभियान किया तेज। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भरा पर्चा। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में नामांकन के दौरान जीत का किया दावा। कुमारी शैलजा ने भी दाखिल किया नामांकन। और आइए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज दिन भर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह प्रदेश गुजरात में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बनासकांठा के डीसा में पहली रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने देगी। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को ये चुनौती दी कि वो लिखकर बताएं कि कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें, दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा, नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। और आइए बनासकांठा चलते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो दिन भर जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसके विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले हम चंद्रशेखर के पास चलेंगे। चंद्रशेखर, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री अपने गृह प्रदेश में हैं। किस तरह का उत्साह और किस तरह का रिस्पॉन्स वहां पर आप देख रहे हैं? बहुत रिस्पांस और बहुत उत्साह यहाँ पर देखने को मिला चंद्रशेखर। और लोग सुबह से ही उनका वेट कर रहे थे कि वो किस प्रकार से आएंगे और उनको देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और निश्चित तौर पर जो डबल इंजन सरकार को लेकर के जो काम हुए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई। और साथ ही साथ जो उत्साह लोगों में देखने को मिला वो ये भी था कि वो मन से ये देखना चाहते थे कि प्रधानमंत्री अब नया क्या कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस पूरी रैली के दौरान कहा कि अगर वो थर्ड टर्म जो अगर उनकी आती है, जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस है कि थर्ड टर्म आने के बाद वो 100 दिन में क्या काम करने वाले हैं, उसका भी रूपरेखा जो है उन्होंने तैयार कर दी है। और वो
रूपरेखा ऐसी होगी जिसमें गरीब कल्याण, दलितों का कल्याण, किसानों का कल्याण, ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो होंगी उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर के वो खाका तैयार उन्होंने कर दिया है। और बस उसको वो जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो उसको किस प्रकार से वक्त करेंगे, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि लोगों को कि पहले से ही तैयारी है और एक विजन लेकर के जो है वो बीजेपी सामने चल रही है और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, इसका भी साफ तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया। तो ये उत्साह, ये उमंग जो था वो लोगों के बीच से भी देखने को मिला और वो जो मैसेज कम्युनिकेट करने वाली बात है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुधीर सिंह, जिस तरह से ये चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 राउंड हो चुके हैं, वोटिंग के जो 2 फेज़ हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब आगे के जो फेज़ हैं उनके लिए ये चुनाव प्रचार चल रहा है। और प्रचार में जिस तरह से हम विभिन्न नेता, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सत्ता पक्ष के नेता हों, जिस तरह से उनके भाषण हैं उनको अगर हम देखें तो हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जिस तरह से बता रहे थे कि डबल इंजन का जो काम है विकास, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं अब आज की तारीख में हम कहें तो ये विकास से दूर जा चुका है ये चुनाव। इसमें आरक्षण की बात होने लगी है, इसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात आने लगी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल हम नहीं खेलने देंगे। दूसरी ओर जो विपक्ष पर बार बार आरोप लगा रही है भाजपा की, विपक्ष एक नैरेशन बना रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। तो कहीं ना कहीं अब ये विकास से दूर जाकर ये चुनाव एक पक्ष की कोशिश है कि आरक्षण जैसे विषयों को ला करके एक तबके के वोट को बांटा जाए और दूसरे पक्ष की कोशिश है कि दूसरे विषयों को ला करके, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करें या दूसरी बात करें, उनको लेकर के अपने वोट बैंक को बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश आज विकास के काफ़ी अग्रिम पंक्ति में खड़ा है दुनिया में। कोरोना आया, हम सब ने देखा है, 2 साल कोरोना चला, इस 5 साल में 2 साल तो कोरोना खा गया। इसके बावजूद लगभग 7% रेट जो है भारत का लगभग अभी विकास का है, जो दुनिया के विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा है। इसको जारी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है। तो विकसित भारत का संकल्प में सारा कुछ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, डिफेंस आता है और सारे एजुकेशनल डेवलपमेंट आते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट आते हैं। आरक्षण वगैरह तो विपक्ष का एक हमला है, कुत्सित हमला जो बिलो द बेल्ट है। जो आरक्षण संविधान द्वारा तय है वो तो मिलना ही है और मिल ही रहा है। अब उनकी जब सरकारें कहीं भी राज्यों में बनी तो उन्होंने उस आरक्षण के साथ क्या छेड़छाड़ किया है, इसका जवाब उनको जनता के सामने रखना पड़ रहा है। तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही, इसीलिए विपक्ष जो है प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में। लेकिन मैं यहाँ साफ इंगित कर दूं कि जब 1975 में इमरजेंसी लगा देश में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तब संविधान खतरे में गया था, तब फंडामेंटल राइट को समाप्त किया गया, तब 10 लाख लोग अरेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो संविधान पर हमला था। तो संविधान पर हमला कौन करता है? वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 1975 की इमरजेंसी से क्लियर है। 2.25 साल लाखों लोग जेल में रहे। अभी के रक्षा मंत्री, अभी के बहुत सारे मंत्री, एवं विपक्ष के लालू यादव खुद जेल में रहे। तो ये संविधान पर खतरा वगैरह की बातें, मुझे लगता है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जनता मुख्य तौर पर। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें आप अगर देखें तो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बार बार आरक्षण का जो मसला है इस पर सफाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की ओर से एक पासा फेंका गया उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंस रही है। मुझे नहीं लगता कि ये एक मुद्दा है, लेकिन हाँ, जब विपक्ष हमला कर रहा है तो बिंदुवार बीजेपी को, चूंकि बीजेपी सत्ता में केंद्र में है 10 साल से कालखंड में, तो बीजेपी को जवाब देना है और बीजेपी जवाब दे रही है। देखिए, ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और वो मुद्दे देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये छोटा सा छोटा जो मतदाता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके दिमाग में भी, उसके जहन में भी ये बात बहुत साफ है कि देश के लिए चुनाव है और देश में जो एक मजबूत शासन देगा और जिसने दिया है उसको ही हम आगे चलाएंगे, ऐसा जनता मानती है। और मुझे लगता है कि यहाँ विपक्ष कमजोर है। एक छोटा सा सवाल और आपसे करेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जब वहां पर रैली कर रहे थे, उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा वहां पर उठाया। क्या आप मानते हैं कि अगर जो मुस्लिम महिलाओं में अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं में भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपना वोट बैंक देख रही है इस बार?
देखिए, ये वोट बैंक का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो धर्म के आधार पर शासन नहीं चलाते हैं, राज धर्म के आधार पर शासन चलता है। एक धर्म होता है जब आप शासन में होते हैं। और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो ट्रिपल तलाक था, ये सामान्य केस में 1986 में, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उस समय के मंत्री थे, अभी केरल के राज्यपाल हैं, तो वो एक बड़ा सवाल था। क्यों आप 3 बार तलाक SMS से बोल दिए और व्हाट्सएप में बोल दिए तो किसी को तलाक हो जाए? ये तो पशुवत व्यवहार है, तो उसको खत्म करना एक मानवाधिकार की बात थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में बहुत ही आमूलचूल काम किया है। मुस्लिम बहनों को बहुत ही मदद मिली है इससे, एक सम्मान की लड़ाई लड़ने में, जिंदगी जीने में उनको मदद मिली है। लेकिन जो है धर्म के आधार पर शासन नहीं चलता है। शासन, प्रधानमंत्री जी ने सही इस बात को रेखांकित किया है। ठीक है प्रोफेसर सुधीर सिंह, हम अपने जो हमारे संवाददाता ग्राउंड पर हैं उनके पास हम जाना चाहेंगे। चंद्रशेखर, अभी हमने प्रधानमंत्री की जो रैली थी वहां पर वो भी अपने दर्शकों को दिखाई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी अपने दर्शकों को दिखाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, अगर गुजरात के हम माहौल की बात करें तो विपक्ष का प्रचार किस तरह से चल रहा है वहां पर? देखिए, विपक्ष भी लगातार अपना प्रचार कर रहा है। और क्योंकि ये 24 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी ये चुनाव को लड़ रही थी। हालांकि सूरत में निर्विरोध रूप से ये वो चुने गए, वो अलग बात है। लेकिन ये अपने अपने जो, जैसे कि इन्होंने आरक्षण का मुद्दे को उठाया है, संविधान के जो मुद्दे को उठाया, उसी प्रकार से जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, को लेकर के तमाम मुद्दे यहाँ पर उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर है उसको भी उठाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं प्रचार में यहाँ पर लगे हुए हैं। और क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं इस चुनाव प्रचार को लेकर के, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रचार देखने को मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता यहाँ पर रैलियाँ करते और जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जो ग्राउंड में वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है ये हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और प्रोफेसर सुधीर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी तरह से जो कुछ चल रहा है इसका विश्लेषण करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं।
पहले 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कोरबा और कर्नाटक में धारवाड़ में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने कर्नाटक के हुगली में रोड शो भी किया। कोरबा और धारवाड़ में जनसभाओं में उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाए। वहीं भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने आंवला और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस और सपा पर जमकर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि डायनासोर की तरह कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी और ना इस बार साइकिल की चेन चढ़ानी नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने साइकिल का चैन उतार दिया। इस बार मैं कहने आया हूं कि इस बार कहीं फंसा वसा हो साइकिल का चैन एकदम उतार दीजिए। कांग्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि जैसे कि आज के कुछ वर्षों पहले डायनासोर पूरी धरती से, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सोलापुर में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झारखंड के हजारीबाग में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह झूठ और लूट की राजनीति नहीं चलने वाली है। कांग्रेस का ये हाल हो गया कि उसको कहीं कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। जैसे ही चुनाव आता है कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है, फेक न्यूज भेजती है और अपने घोषणा पत्र में भी वो झूठे वायदे करती है। इस तरह के करती है कि उनको पूरा कर ही नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर के पास स्थित जम्बूडी गांव में चुनाव प्रचार किया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। कल्याण लोकसभा सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और ठाणे से नरेश महस्के को उम्मीदवार बनाया गया है। नरेश महस्के ठाणे महानगर पालिका के पूर्व मेयर रह चुके हैं। वहीं प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली और ज्योतिषी अमेया जोशी आज भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद रूपाली गांगुली और अमेया जोशी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रचार प्रसार के साथ ही नामांकन का दौर भी जारी है। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी ने, तो सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं अन्य दलों के नेताओं द्वारा नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी जारी रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस महापर्व पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 2 चरणों में मतदान हो चुका है। ऐसे में अब अन्य चरणों के लिए प्रचार प्रसार के साथ नामांकन का दौर भी जारी है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल करते दिखे। हाल ये रहा कि सभी दलों के प्रत्याशी धूम धड़ाके के साथ अपनी ताकत क्षमता का परिचय कराते नजर आए। इस कड़ी में सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार मेनका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में किए गए विकास कार्यों के दम पर फिर से अपनी जीत का दावा किया। Well, it's always a competition. I think we will win, but let's see. इस दफा चुनौती कम है। मनोज तिवारी ने भी पर्चा दाखिल किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उनके समर्थन में रोड शो करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की।
वहीं मनोज तिवारी ने भी अपनी जीत की हैट्रिक का दावा किया। गठबंधन तो वो भिंडी के बिया जैसा छितरा चुका है, जिनकी सोच ही टुकड़े टुकड़े करने की हो भारत को, वो गठबंधन अब गठबंधन नहीं है वो। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर राम मंदिर के दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हुई हैं। और अब से कुछ देर पहले जब हमने आपको दृश्य दिखाए थे, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरयू घाट पर पूजा अर्चना कर रही थी और इस वक्त वो रामलला के दर्शन कर रही हैं अयोध्या राम मंदिर में।
की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री दशरथ नंदन भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भाइयों की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जय गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त धर्माचार्यों की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संध्या की जय, जय श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भवभय दारुणं, नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारूढ़ं, गंधर्व गणित अमित छविगम नीलनीरज सुंदरं, पटपीतमानौ दलित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं, परुषीण बंधु दिनेश दानं, दैत्यवंश निकंदनं, रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं, शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं, आजान भुज सर चापधर संग्रामजित कर दूषणं, इति वदति तुलसीदास संगत शेष मुनि मनरंजनं, मम हृदय गंज निवास कुरु कामानि भरदल गंजनं, मन जाहि राज्यो मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनसी सहि करिय हरषि हरि, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चरी, जानि गौरी अनुकूल सिरहि दर्शन जाय गई, श्री मंजुल मंगल मूल राम अंग भरकन लगे, यावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम ललारी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय, भाई सब संतन की जय, सीताराम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे, समेवामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पानेभ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायै स्यात्, सार्वभौमा सार्वायुषान्तापरार्धात्, पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकलायिनीं
अर्जनम भवदीयानाम अर्जनम सुख संपदाम अर्जनम यमदूतानाम लाभदाम देवी अर्जनम श्री राम महाराज की जय। संत भय परमार्थी भेद धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत तो ये आप सीधे दृश्य देख रहे थे अयोध्या के राम मंदिर से, जहां पर भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर पूजा अर्चना की और उससे कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरयू घाट भी पहुंची थी। वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और आरती की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। आप इन तथ्यों को देखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो देश भर में हजारों उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। बात करें देश में हुए पहले आम चुनाव की तो साल 1951-52 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में 2439 उम्मीदवार मैदान में थे। उधर 2004 में उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 5435 पर पहुंच गई। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़कर 8070 हो गया। वहीं 2014 के आम चुनाव में ये आंकड़ा 8251 तक पहुंच गया, जबकि 2019 के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 8054 रही थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।